अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के इस इंटरेस्टिंग केस को सुनते हैं। इस मरतबा अंदर से एक डरी सहमी सी आवाज़ बरामद हुई। कौन है? हराम के तुखम, बाहर तेरी माँ की बारात खड़ी है। बिल्लू ने जहरखंद लहजे में कहा, जल्दी से दरवाज़ा खोल। रईसा की मालूमात के मुताबिक इस घर में अशफाक अहमद नामी एक शख्स अपनी फैमिली के साथ रहता था। अशफाक अहमद की एक बेटी रुखसाना बेला की दोस्त भी थी। इलियास बेला का कोई करतूत दिखाने के लिए रईसा को यहाँ लेकर आया था। रईसा की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला था। बेला तो कॉलेज गई हुई थी, फिर ये सब क्या हो रहा था। दूसरे ही लम्हे दरवाजे की अंदरूनी कुंडी गिरने की आवाज़ आई। फिर दरवाजे में एक झिरी नमूदार हुई। इसी वक्त बिल्लू ने एक ज़ोरदार धमाके से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे का एक पर दरवाजे के पीछे खड़े हुए शख्स के मुंह पर लगा और वो पुश्त के बल ज़मीन पर जा गिरा। वो हम्माद था, अशफाक अहमद का बड़ा बेटा, यानी रुखसार का बड़ा भाई। हम्माद की उम्र लगभग 18 साल थी। वो एक खूबरू लड़का था। बेला ने रईसा को बताया था कि रुखसार का भाई भी FSC कर रहा था। हम्माद अभी ज़मीन से उठ नहीं पाया था कि बिल्लू ने आगे बढ़कर उसे गिरेबान से पकड़ लिया। फिर एक झटके से उसे सीधा खड़ा किया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? हम्माद खौफजदा अंदाज में मिनमिनाया। मैं बेला की बात कर रहा हूँ। बेला? हम्माद मौजूदा सूरत हाल से खासा नर्वस हो रहा था। वो बिल्लू ने इलियास हुसैन से कहा, अंकल आप पूरे घर की तलाशी लें, आपकी भतीजी यहीं कहीं होगी। मैंने खुद बेला को इस घर में दाखिल होते हुए देखा था। इस हरामजादे ने बेला को कहीं छुपा दिया है। वहाँ पर मौजूद अफराद में से एक बोला, यार ये तो अशफाक अहमद का बेटा हम्माद है, लेकिन इसके घर वाले कहाँ हैं? यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। हम्माद ने बताया कि घर वाले एक शादी में हैदराबाद गए हुए हैं, 2 रोज़ बाद वापस आएंगे। और तू इन 2 दिनों में यहाँ ये गुल खिला रहा है? बल्लू ने हम्माद को झंझोड़ते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। बिल्लू इसे घसीटते हुए ड्राइंग रूम तक लाया। वहाँ कोई नहीं था। फिर वो उसे खींचते हुए बेडरूम में पहुँच गया। बेडरूम भी खाली था। बिल्लू ने हम्माद के मुंह पर एक ज़ोरदार चांटा रसीद करते हुए कहा, बोल, कहाँ छुपा रखा है अपनी लड़की को? इससे पहले कि हम्माद कोई जवाब देता, इलियास हुसैन की गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी, मिल गई है, ये यहाँ छुपी बैठी है। सब लोग इलियास हुसैन की आवाज़ पर बावर्ची खाने की जानिब लपके। बेला वहाँ मौजूद थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में बावर्ची खाने के कोने में बैठी सिसक रही थी। उसने अपना सर घुटनों में दे रखा था और हौले हौले लरज़ रही थी। इलियास ने खूंखार लहजे में कहा, बेला तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, शराफत से उठकर खड़ी हो जाओ। नाज़नीन ने तंज का तीर बरसाते हुए कहा, कैसी शराफत, कहाँ की शराफत, ये तो अपने किए पर मुंह छुपाए बैठी है, बड़ी इज्जत वाली बनती थी। आखिरी जुमला उसने रईसा की जानिब देखते हुए कहा था। आप सब लोग किसी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, हम्माद ने सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा। तुम चुप रहो, बिल्लू ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया, तेरी तो मैं ऐसी की तैसी करूँगा। हम्माद सिर पिटाए हुए लहजे में चीखा, मैं चुप नहीं रहूँगा, हमने कोई गुनाह नहीं किया, आप खामखा बेला को मुर्दे इल्ज़ाम न ठहराएं, इसका कोई कसूर नहीं है और ना ही हमने कोई ऐसी हरकत की जिस पर हमें पशेमान होना पड़े। इस बंद घर में तुम एक नामहरम जवान लड़की के साथ क्या कर रहे थे? इलियास ने हम्माद को कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा। ठहरें, मैं बताती हूँ, बेला ने हिम्मत करते हुए रुहासे लहजे में कहा। मैं यहाँ केमिस्ट्री के नोट्स लेने आई थी। पकड़ लिए जाने पर सब इसी किस्म के बहाने करते हैं, नाज़नीन ने हाथ नचाकर कहा। मुझे तो शुरू ही से इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं लगता था। एक बारीक शख्स ने आगे बढ़कर बेला से पूछा, बेटी तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर ये मामला क्या है? बेला ने रोते हुए बताया कि वो केमिस्ट्री के नोट्स लेने के लिए वहाँ पहुँची थी। रुखसाना ने इससे वादा किया था कि वो अपने भाई हम्माद से इसे नोट्स दिलवाएगी। इसे मालूम नहीं था कि रुखसाना अपने वालिदैन के साथ शादी में हैदराबाद गई हुई थी। आज कॉलेज से वापसी पर इसने सोचा कि रुखसार के घर जाकर वो नोट्स हासिल करे। यहाँ पहुँचकर उसे पता चला कि घर में हम्माद के सिवा कोई नहीं था। इस सूरत हाल में बेला ने वापस जाने का इरादा किया, लेकिन हम्माद ने इंतहाई खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए इसे अंदर बुला लिया
और कहा कि वो तमाम नोट्स निकाल देता है। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद बेला घर के अंदर दाखिल हो गई। अगर इसे मालूम होता कि इसके इस अमल से इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी तो हमाद के घर में कदम भी नहीं रखती। वो दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। बेला पहले भी रुखसार से मिलने कई मरतबा इस घर में आ चुकी थी। हमाद मुतल्लिका मजमून के नोट्स और मुख्तलिफ फ़ोटोस्टेट निकाल कर बेला को देने लगा। इस दौरान में 15-20 मिनट गुजर गए। बेला को वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। फिर जब दरवाजे पर धुआंधार दस्तक हुई तो दोनों एक साथ चौंक उठे। दोनों के दिल में कोई चोर नहीं था, ताहम मौजूदा सूरत हाल ने इन्हें बौखला दिया था। दरवाज़ा खोलने में इसीलिए ताख़ीर हुई कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इन हालात में इन्हें क्या करना चाहिए। जब कोई हल नज़र न आया तो बेला बर्ची खाने में जाकर छुप गई और हमाद ने दरवाज़ा खोल दिया था। अगर तुम नोट्स लेने के लिए यहाँ आई थीं तो रुखसार को गैर मौजूद पाकर तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था, इलियास ने कहा। तुम अकेले घर में एक लड़के के साथ क्यों घुसी बैठी थीं? मुझसे गलती हो गई चचा जान। ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोल रही है, नाज़नीन ने तेज़ लहजे में कहा। ये नोट्स के बहाने अपने यार से मिलने आई थी, वरना अंदर से दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? बिल्लू ने हमाद की गर्दन पर हाथ छोड़ते हुए कहा। सच सच बताइए, चक्कर कब से चल रहा है? आप बिला वजह शक कर रहे हैं, हमाद ने झुंझुलाए हुए लहजे में कहा। ये बेला यहाँ पर नोट्स ही लेने आई थी और तुम दरवाज़ा अंदर से बंद करके इसे नोट्स फराहम कर रहे थे, बिल्लू तंजिया अंदाज में बोला। चोरी और सीना जोरी। जिस बारी शख्स ने बेला से हालात जानने के लिए सवालात किए थे, इसका नाम मुनीर हुसैन था। वो मफाहमत आमेज़ अंदाज में बोला, आप लोग खामखा इन दोनों को मूरत इल्ज़ाम ना ठहराएं। क्या सच है? सच वही है जो ये बता रहे हैं। इस बात को यहीं ख़त्म करें। बिला वजह इन्हें रुस्वा व ज़लील करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं शाह साहब? नाज़नीन ने मुनीर हुसैन की जानिब देखते हुए कहा। सब कुछ अपनी नज़रों से देख लेने के बावजूद भी आप इन्हें रियायत देने पर तुले हुए हैं। आपको इनका जुर्म नज़र नहीं आ रहा? मुझे तो वाकई इनका जुर्म नज़र नहीं आ रहा, मुनीर हुसैन ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मुझे ये सब कुछ किसी गलत फहमी का शाखसाना लग रहा है। गलत फहमी? बिल्लू ने मुनीर हुसैन को घूर कर देखा। लगता है आपकी बिनाई कमज़ोर हो गई है। ये दोनों इस तन्हा मकान में रंगरलियाँ मना रहे थे। खुदा का खौफ करो बिल्लू, मुनीर हुसैन ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। किसी पर तोहमत लगाते हुए कुछ तो ख्याल कर लेना चाहिए। नाज़नीन ने नाभो चढ़ाते हुए कहा। एक नौजवान लड़के और लड़की का तन्हा मकान में अंदर से दरवाज़ा बंद करके आपस में मिलना क्या मायने रखता है? मैं तो इस बदकिरदार लड़की और इसकी माँ को अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। मैं तो गैरत से ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ, इलियास हुसैन ने कहा। इस हरामजादी ने तो मेरी नाक कटवा दी है। रईसा सबके तबसरे खामोशी से सुन रही थी। मौजूदा सूरत हाल ने उसे गुम कर दिया था। बेला रईसा के पास ही खड़ी थी। मुनीर हुसैन के अलावा वहाँ पर मौजूद हर शख्स अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बेला के किरदार पर जुमले फेंक रहा था। इसी असना में बिल्लू ने मार मार कर हमाद को अधमोया कर दिया था। इसकी आंखें सूज गई थीं, चेहरा नीला हो रहा था और नाक से खून बह रहा था। इलियास हुसैन रईसा के करीब आकर बोला। रईसा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारी बेटी किस हाल में इस घर से बरामद हुई है? ये मेरी बेटी है तो तुम्हारी भी कुछ लगती है इलियास, रईसा ने गुलूगीर लहजे में कहा। तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए। बेला बेकसूर है। आप लोगों ने खामखा राई का पर्वत बना दिया है। तुम तो इसे बेकसूर ही समझती रहना, नाज़नीन ने जरे भुने अंदाज में कहा। तुम्हारी तो आंखें उस वक्त खुलेंगी जब बेटी मुंह पर कालक मिलकर कहीं दफा हो जाएगी। बेबसी ने रईसा की आंखों में आंसू भर दिए और वो ज़ारो कतार रोने लगी। बिल्लू ने रईसा की जानिब देखते हुए कहा। आंटी, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये सीधा सीधा पुलिस केस है, मगर मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल करते हुए बात को यहीं ख़त्म कर देता हूँ, वरना तुम तो जानती हो कि मेरी पहुँच बहुत दूर तक है। मेरी इज्जत का जनाजा तो निकल ही गया, रईसा ने रोते हुए कहा। इतने लोगों के सामने जो कुछ हुआ ये क्या कम है? इसी असना में वहाँ मौजूद लोग एक एक करके खिसक लिए थे। अब वहाँ इलियास, इसकी बीवी नाज़नीन, बिल्लू, ज़ख्मी हमाद और माँ बेटी के सिवा और कोई भी नहीं था। बिल्लू ने हमदर्दाना लहजे में कहा। रईसा आंटी, देख लो, तुम्हारी बेटी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, वरना, उसने हमाद की जानिब इशारा किया, इस हीरो के साथ साथ बेला का भी बुरा हशर हो सकता था।
मगर आप बाजी की रिश्तेदार हैं, इसलिए मुझे आपका ख्याल आ गया। रईसा गुस्से और नदामत से पागल हुई जा रही थी। अचानक फट पड़ी। तुम मरदूद हो, लईन हो। वो बिल्लू को मुखातिब करते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल होता तो पूरे महल्ले वालों को जमा करके ये नाटक न पेश करते। मैं जानती हूँ तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब ड्रामा रचाया है, मगर याद रखो मैं तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आप तो खामोखा मेरी नीयत पर शक कर रही हैं, बिल्लू ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं तो ये सब कुछ आपकी खैर ख्वाही में कह रहा था। रईसा पर अचानक जुनून तारी हो गया। मेरा कोई खैर ख्वाह नहीं है। जो सच्चा खैर ख्वाह था वो मनो मट्टी के नीचे जाकर सो गया है। भाई सगी भतीजी और भावज का दुश्मन हो गया है। इम्तियाज ने अपनी जिंदगी में हमें कांटा भी नहीं चुभने दिया था। हाय अल्लाह, ये कैसी कयामत गुजर गई है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक खबीस खसलत औरत ने मेरे घर में आकर कैसा फसाद बर्पा कर दिया है। इसका वाज़ेह इशारा नाज़नीन की जानिब था। ये सब कुछ इसी का किया धरा है। अगर मैंने इसकी मनहूस ख्वाहिश को तस्लीम कर लिया होता तो आज मेरी बेला पर इतना बड़ा इल्ज़ाम न लगता। अब तक तो पूरे महल्ले में ये बात फैल गई होगी। हाय, इस फितना परवर औरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, नाज़नीन ने सख्त लहजे में कहा। मैंने तुम्हारी भलाई चाही थी। अच्छा ही हुआ तुमने इनकार कर दिया। तुम्हारी बेटी जैसी आवारा और बदचलन लड़की से तो मैं अपने भाई को कोसों दूर रखूंगी। बदचलन तू, तेरा खानदान। रईसा जख्मी शैनी की तरह नाज़नीन की तरफ बढ़ी। इसके साथ ही उसने ज़मीन पर पड़ी हुई एक नोकदार लकड़ी उठा ली। बेला अपनी माँ को रोकने के लिए आगे बढ़ी। दूसरी जानिब इलियास नाज़नीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आगे बढ़ा। रईसा ने नाज़नीन के करीब पहुंचकर उसे मारने के लिए लकड़ी हवा में घुमाई। उसी वक्त इलियास ने उसके बाजू पर हाथ मारकर जाविया तब्दील कर दिया। नाज़नीन साफ बच गई, मगर बेला इस बार की जद में आ गई। लकड़ी का नुकीला सिरा बेला के बाएं रुखसार पर लगा और वहां कमोबेश 2 इंच लंबा और कद्र गहरा जख्म नमूदार हो गया। देखते ही देखते जख्म में से खून उबलने लगा। रईसा एक चीख मारकर बेला से लिपट गई, मगर जो होना था वो हो चुका था। बेला का रुखसार एक नीम हिलाली जख्म से दागदार हो चुका था। रईसा ने सब कुछ भूलकर बेला पर तवज्जो दी। वो घर से बाहर निकली, एक रक्शे को रोका और बेला की मरहम पट्टी के लिए इसे करीबी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने ज़रूरी तिब्बी इमदाद देने के बाद इन्हें फारिग कर दिया। वापसी पर रईसा सोच रही थी कि इसे कहाँ जाना चाहिए। फिलहाल अपने घर के सिवा कोई ठिकाना दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो वापस आ गई। थोड़ी देर में इलियास और नाज़नीन बेला की खैरियत मालूम करने बालाई मंजिल पर पहुंच गए। रईसा, तुमने खामखा बात को बढ़ा दिया है, इलियास ने कहा। यह सब कुछ तुम्हारी बेजा जिद की वजह से हुआ है। रईसा ने गुस्सीले लहजे में कहा, तो तुम्हारा ख्याल है मैं अपनी फूल सी बच्ची को इस आवारा सांड से ब्याह दूं? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बिल्लू दिल का बहुत अच्छा है, इलियास ने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो अब भी बेला से शादी पर तैयार है। हालांकि बेला जिन हालात में पकड़ी गई है, इसके बाद कोई शरीफ आदमी। बस करो इलियास, रईसा ने इसकी बात काट दी। तुम्हारी बीवी ने शायद तुम्हें उल्लू का गोश्त खिला दिया है, इसलिए तुम अपनी भतीजी के बारे में ऐसे ख्यालात रखते हो। मुझे ये बताओ इलियास, अगर कोई तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या तुम उसके बारे में इस रवैये का मुजाहरा करते? तुम खामखा मेरी नीयत पर शक कर रही हो रईसा, इलियास ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे तो बिल्लू में कोई बुराई नज़र नहीं आती। खैर, तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तो समझाना था और ये काम मैं गाहे बगाहे करता रहूँगा। तुम जो चाहते हो, बल्कि तुम्हारी बीवी जो चाहती है, वो कभी नहीं होगा इलियास, रईसा ने फैसला कुल लहजे में कहा। मैं अपनी बेटी को बिल्लू जैसे लुच्चे लफंगे के हवाले नहीं करूँगी, इलियास ने मसलहत आमेज लहजे में कहा। रईसा, तुम बिलावजह नाज़नीन की जानिब से अपने दिल को मेला किए बैठी हो। वो तमाम तर तुम्हारे बुरे रवैये के बावजूद भी तुमसे ताल्लुकात इस्तवार रखने को तैयार है। अगर तुम इसके भाई के लिए अपनी बेटी। मैंने कह दिया ना, मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, रईसा ने चीख से मुशाबा लहजे में कहा। खुदा के वास्ते इस मौजू को बंद कर दो। बिल्लू जिस चीज़ को चाहता है फिर उसे हासिल करके ही छोड़ता है, नाज़नीन ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। अभी तो वो शराफत का सबूत दे रहा है और मेरे तवस्सुस से ये मामला तय करना चाहता है। मुझे डर है कि अगर इसने डायरेक्ट एक्शन का फैसला कर लिया तो एक क़यामत आ जाएगी। बेला आखिर को इलियास की भी भतीजी है, इसी नाते वो हमारी भी इज्जत है।
نازنین کا منافقانہ انداز رئیسہ کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، تمہارے بھائی نے آج جس شرافت کا ثبوت پیش کر کے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، میرے لیے وہ ایک نمونہ ہی کافی ہے۔ خدا کے لیے ہم ماں بیٹی کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے نازنین؟ الیاس نے کہا، ہم ابھی تو جا رہے ہیں، تم اچھی طرح سوچ لو، ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نیچے چلے گئے۔ رئیسہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے مرحوم شوہر کا سگا بھائی انتہائی ظالمانہ اور دشمنانہ رویے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نازنین نے جانے کیا گھول کر پلا دیا تھا جو اس کی عقل خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ذہنی اور قلبی طور پر پوری طرح نازنین کے چنگل میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس روز کے بعد سے الیاس اور نازنین نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ صبح شام رئیسہ سے اس موضوع پر گفتگو کرتے رہتے۔ ازیں علاوہ بلو بھی اب زیادہ وقت الیاس کے گھر میں نظر آنے لگا تھا۔ تنگ آ کر رئیسہ نے فیصلہ کیا کہ بیلا کی حفاظت کے لیے اسے کہیں اور منتقل ہو جانا چاہیے، مگر کہاں؟ یہ سوال 24 گھنٹے اس کے ذہن میں چکراتا رہا۔ پھر اس کے تصور میں منیر حسین شاہ کا چہرہ ابھر آیا۔ منیر حسین کو اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے الیاس کو سمجھانے کا وعدہ کیا۔ منیر حسین اپنے وعدے کے مطابق چند معتبر افراد کے ساتھ جب الیاس حسین کو سمجھانے پہنچا تو اس کا الٹا اثر ہوا۔ الیاس نے سب کو بے ضد کر کے گھر سے نکال دیا اور ان پر واضح کر دیا کہ کسی کو اس کے گھریلو معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناچار منیر حسین نے رئیسہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر چاہے تو اس کے گھر کچھ روز ٹھہر سکتی ہے، بعد میں اس کے لیے کوئی معقول بندوبست کر دیا جائے گا۔ رئیسہ نے اس تجویز کو معقول جانا اور بیٹی کو لے کر منور حسین کے گھر اٹھ آئی۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے الیاس نے اپنی بھاوج کا سامان گھر سے نکال کر منیر حسین کے گھر کے سامنے ڈھیر کر دیا، گویا اب وہ عملی طور پر بے دخل کر چکا تھا۔ منیر حسین نے انسانی ہمدردی کے ناطے ان کا سامان اپنے گھر میں رکھ لیا۔ 2 روز خیریت سے گزرے، لیکن تیسرے روز سے بلو نے منیر حسین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ آتے جاتے منیر حسین کی لڑکی افشاں کو چھیڑنے لگا۔ منیر حسین نے جب اس کی مذمت کی تو بلو نے واشگاف الفاظ میں کہا، میں ہر صورت میں بیلا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ منیر حسین نے سمجھانے والے انداز میں کہا، زبردستی کے سودے اچھے نہیں ہوتے بلو، تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن بیلا کو حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بلو نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، جو شخص کبھی بیلا اور اس کی ماں کو پناہ دے گا میں اس کا جینا حرام کر دوں گا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو ان دونوں کو میرے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرو، ورنہ تمہاری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ منیر شاہ، بیلا اور حماد والے واقعے سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے، سمجھے؟ بلو کے دھمکی آمیز انداز نے منیر شاہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ ایک شریف آدمی تھا، بلو کی غنڈہ گردی اور پولیس دوستی سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اپنے تئیں بلو کو سمجھانے کی آخری کوشش کی، بلو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ اچھا نہیں ہے، میں اپنا اچھا برا بخوبی جانتا ہوں۔ دیکھو بلو، رئیسہ بہت دکھی عورت ہے، منیر شاہ نے نرم لہجے میں کہا، تم اس کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ بلو نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اس دکھی عورت کے دکھ کو کم کرنے کے لیے ہی تو بیلا کو اپنانا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، مولانا آپ رئیسہ کو سمجھانے کی کوشش کریں، ممکن ہے آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے۔ منیر شاہ نے بلو کے ساتھ مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور گھر آ گیا۔ مزید 2 روز تک وہ اس مسئلے کے حل کے بارے میں ذہن کو دوڑاتا رہا، لیکن کوئی بہتر صورت نظر نہ آئی۔ بلو ایک اثر و رسوخ رکھنے والا بدمعاش تھا، پولیس تو گویا اس کی جیب میں رکھی رہتی تھی، محلے کا کوئی بھی شخص اس سے ٹکر لینے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر منیر شاہ کی بیٹی افشاں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور بلو نے اسے اپنا ٹارگٹ بنا لیا تھا۔ منیر شاہ اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر جلد سے جلد رئیسہ کا کہیں اور انتظام کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی رات منیر شاہ نے اپنی بیوی کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی بیوی اس سے زیادہ معلومات رکھتی تھی اور رئیسہ کی وجہ سے خاصی پریشان تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، منیر شاہ، تم نے انسانی ہمدردی کے ناطے جو نیکی کی تھی وہ ہمیں اب خاصی مہنگی پڑ رہی ہے۔ میں نے تمہیں افشاں کے بارے میں بتایا ہی تھا، بلو خبیث نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا ہے۔
یہ ماں بیٹی جب تک ہمارے گھر میں پڑی رہیں گی وہ ہمیں اسی طرح پریشان کرتا رہے گا۔ میں نے آج ہی بلو سے بات کی تھی، منیشا نے کہا۔ وہ کسی بھی صورت باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، یا تو ہم بیلا کی ماں کو اس شادی کے لیے تیار کریں یا پھر ان ماں بیٹی کو اپنے گھر سے چلتا کریں۔ بصورت دیگر وہ ہماری افشاں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ منیشا کی بیوی نے دھیمے لہجے میں کہا، تم نے خواہ مخواہ انہیں اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ ہم بلو جیسے طاقتور غنڈے کی مخالفت مول نہیں لے سکتے۔ تو پھر کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ منیشا کی بیوی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ان سے کہیں اپنا اور کہیں بندوبست کر لیں۔ وہ کچھ سوچ انداز میں بولا، ہاں یہی کرنا پڑے گا، اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میں صبح ان سے بات کرتا ہوں۔ تم ان سے واضح الفاظ میں کہہ دو کہ ہم ان کی وجہ سے ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ منیشا کی بیوی نے مشورہ دیا، بیلا کے ساتھ بلو نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ کمینہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پستی کی انتہا تک بھی جا سکتا ہے۔ میں اپنی افشاں کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ منیشا نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ آج بلو سے گفتگو کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد رئیسہ کو کہیں چلے جانے پر آمادہ کر لوں گا۔ وہ میری مجبوریوں کو محسوس کرتے ہوئے زیادہ مزاحمت نہیں کرے گی۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی معاشرتی ناانصافیوں پر اپنے دلوں کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اتفاق سے بیلا نے ان کی کچھ باتیں سن لی تھیں۔ شیرشاہ کا گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس وقت بیلا باتھ روم سے نکل کر اپنی ماں کے پاس جا رہی تھی جب منیشا اپنی بیوی سے اس موضوع پر بات چیت کر رہا تھا۔ یہ جان کر بیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں گھر سے بے گھر ہو گئی تھی۔ اس ساری صورتحال میں اگرچہ بیلا کا کوئی قصور نہیں تھا، تاہم وہ خود کو اس حوالے سے قصوروار سمجھ رہی تھی کہ وہ سب حالات اسی کی ذات کے سبب پیش آ رہے تھے۔ اس رات رئیسہ جب سو گئی تو بیلا نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چپکے سے منیشا کے گھر سے نکل آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خودکشی کے سوا اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جب تک زندہ رہتی بلو اس پر دانت تیز کرتا رہتا، گویا اس کی ماں ایک مسلسل عذاب میں مبتلا رہتی۔ وہ خود کو ختم کر کے اپنی والدہ کو دکھوں سے نجات دلانا چاہتی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بے مقصد سڑکوں پر گھومتی رہی، پھر اسے ایک موقع میسر آ گیا۔ اپنی اسی کوشش میں وہ میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ اپنی دکھ بھری داستان ختم کرنے کے بعد رئیسہ بیگم نے امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، خاتون آپ اس سلسلے میں پولیس کے پاس کیوں نہیں گئیں؟ میں پولیس کے پاس بھی گئی تھی لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ رئیسہ بیگم نے بتایا کہ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ نہ تو کرایہ دار ہوں اور نہ ہی مکان کی مالک ہوں، اس لیے وہ الیاس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، انہوں نے رپورٹ درج کرنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اب آپ اپنے خیر خواہ منیر شاہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں نے منیر شاہ سے کہا تھا لیکن انہوں نے بلو کے خوف سے صاف منع کر دیا۔ رئیسہ بیگم نے جواب دیا، کون پرائی آگ میں کودتا ہے جناب؟ میں نے پوچھا، آپ نے پولیس کو بلو کی بدمعاشیوں کے بارے میں بتایا؟ جی میں نے انہیں سب کچھ بتایا تھا۔ رئیسہ روحانسی ہو گئی، لیکن وہ بلو کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نہیں جانتے بلو کے پولیس والوں سے بہت اچھے مراسم ہیں، وہ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ بلو پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو آئی جی کے نام ایک درخواست تیار کر دیتا ہوں۔ آپ دونوں ماں بیٹی ذاتی طور پر یہ درخواست لے کر آئی جی صاحب کے پاس جائیں اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ وہ فوری طور پر بلو کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے۔ رئیسہ سراسیمہ نظر آنے لگی، پھر خوفزدہ لہجے میں بولی، وکیل صاحب آپ نہیں جانتے بلو بہت برا آدمی ہے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کے خلاف کوئی درخواست لے کر اوپر تک گئے ہیں تو وہ ہمارا جینا دوبھر کر دے گا۔ ہم بلو کی دشمنی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن بلو کو یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ رئیسہ بیگم نے کہا، بلو کو کسی نہ کسی طرح پولیس والوں سے یہ بات معلوم ہو ہی جائے گی۔ وہ پہلے ہی میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر جانے کون سی اوچھی حرکت کر گزرے۔ آپ کی بزدلی نے اسے شیر بنا دیا ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جب تک آپ کے دل سے اس بدمعاش کا خوف نہیں نکلے گا وہ آپ کو اسی طرح ہراساں کرتا رہے گا۔ آپ بلو کو چھیڑے بغیر ہمارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں نا۔
आप भी कमाल की बात करती हैं, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। आपके तमाम मसाइल बिल्लू से शुरू होकर बिल्लू पर ही ख़त्म होते हैं और आप कह रही हैं कि मैं इसे छेड़े बगैर आपकी मदद करूं। आप मुझसे किस किस्म की मदद लेना चाहती हैं? रईसा के बजाय मिसेस जाफरी ने कहा, बेग साहब, रईसा चाहती है कि आप इन्हें इनका हक दिला दें, यानी इनके मरहूम शौहर ने मकान में और इलियास की दुकान में जो रकम लगाई थी वो इन्हें वापस मिल जाए तो ये अपने रहने का ठिकाना कहीं भी कर लेंगी। और बिल्लू का क्या होगा, मैंने पूछा। रईसा ने कहा, हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और इस तरह बिल्लू के शर से निजात मिल जाएगी। मुमकिन है ऐसा हो जाए, मैंने गैर यकीनी लहजे में कहा, लेकिन अदालत से किसी को हक दिलाने के लिए भी तो खुद को हकदार साबित करना पड़ता है ना, और आपके पास अपने दावे के सबूत के लिए कुछ भी नहीं है। रईसा ने मायूसी से मिसेस जाफरी को देखा। मिसेस जाफरी ने मुझसे कहा कि बेग साहब, मैंने रईसा की मदद करने का फैसला कर लिया है, मुझे सिर्फ आपके ताउन की ज़रूरत है। आप फिक्र न करें, ये केस बिल्कुल चैरिटी नहीं होगा, मैं आपको टोकन फीस ज़रूर दूंगी। आपने बेला की जान बचाकर जो नेकी की है, इस नेकी की तकमील के लिए रईसा को इसका हक दिलाने की भी कोशिश करें। मैं साल में एक आध चैरिटी केस भी ले लिया करता हूँ, मेरे ख्याल में इससे इंसान के पेशे की ज़कात अदा हो जाती है। फिर इस केस में मिसेस जाफरी तो मुझे टोकन देने का वादा कर चुकी थी। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, मिसेस जाफरी, बात टोकन फीस या मुकम्मल फ़ीस की नहीं है, फिर आप ये केस लेने में मुतरद्दिद क्यों हैं? वजह आपको भी मालूम है, मैंने जवाबन कहा। अदालत में हर बात को ठोस सबूत से साबित करना पड़ता है, ये बात तो आप भी जानती होंगी ना। मिसेस जाफरी ने कहा कि मैं ये सारी बातें जानती हूँ, इसीलिए तो आपकी खिदमत हासिल कर रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप कोई ना कोई राह निकाल ही लेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर पूछा, और इस दौरान में इन बाबेटी का क्या होगा? ये मेरे पास ही रहेंगी, मिसेस जाफरी ने कहा। ये अच्छी बात है, मैंने कहा। मैं अपने काम का आगाज़ इलियास हुसैन से करता हूँ, आजकल किसी वक्त तो नहीं, लेकिन कल आप मेरे दफ्तर में आ जाएं, कुछ इब्तिदाई कार्रवाई की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, हम कल 4 बजे आपके दफ्तर में आ जाएंगे। मैंने रईसा बेगम से पूछा, आपके मरहूम शौहर ने इलियास के घर की तामीरात पर जो रकम खर्च की थी, तो वो आपने लगभग 8,000 रुपये बताई है, मगर आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, तो ठीक कह रहा हूँ ना? जी, अगर मैं इसे साबित कर सकती तो इलियास इस दीदा दिलेरी से मुझ पर धौंस न जमाता, ना ही मुझे जलील और रुस्वा करने का प्रोग्राम बनाता। मैंने पूछा कि ये तामीरात किस सन में हुई थी? 1967 में। आपके शौहर की रकम से जो बिल्डिंग मटीरियल ख़रीदा गया था, उसकी रसीदें वगैरह तो होंगी ना? मेरे पास तो नहीं है। रईसा का जवाब मायूस कुन था। काम किस ठेकेदार से करवाया था? मैंने पूछा। रईसा ने बताया, मुझे ठेकेदार का नाम मालूम नहीं। ओह, मैं गहरी सोच में डूब गया। रईसा ने कहा कि इलियास ने बड़े दावे से कहा था कि मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकूंगी। इसने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा था, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। वो खासा होशियार और काइयां शख्स मालूम होता है। इसने शुरू ही से बेईमानी की ठान रखी थी, इसलिए बड़े भाई के साथ कोई तहरीरी मुआहदा या दस्तावेज तैयार नहीं की, ताकि बाद में अपने मंसूबे के मुताबिक धोखा देने में उसे कोई दुश्वारी ना हो। इसी वक्त मिसेस जाफरी के ड्राइंग रूम में बेला, इसकी माँ, मिसेस जाफरी और इसके सिवा कोई नहीं था। बेला थोड़ी देर के बाद कन अखियों से मुझे देख लेती थी। मिसेस जाफरी और रईसा मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी हुई थीं। मैंने रईसा को मुखातिब करते हुए कहा, आपने बताया था कि रिटायरमेंट के बाद आपके शौहर को अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसमें से कुछ रकम उसने माहाना मुनाफे पर किसी बैंक में रखवा दी थी और बाकी 15,000 रुपये इलियास की कपड़े की दुकान में लगा दिए थे, जिनका कोई सबूत आपके पास नहीं है। आपने ये भी बताया कि 5 साल कबल आपके शौहर का इंतकाल हो गया था। वो रिटायरमेंट के कितने अरसे बाद की बात है?